नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं टाटा आईपीएल 2026 का जो पहला डबल हेडर डे था, जिसमें कि 2 मुकाबले खेले गए कल। जहां दिन में एमआई की टीम डीसी से भिड़ती है, जहां पर कि ऑन पेपर तो एमआई का पलड़ा भारी था, लेकिन डीसी जो है वो ऐसा पलटवार करती है कि एमआई को कहीं का नहीं छोड़ती है। इनफैक्ट इस मैच में टारगेट को डिफेंड करने की जो शुरुआत है वो एमआई वाले काफी अच्छे से करते हैं, क्योंकि केएल राहुल जो कि एमआई को जबरदस्त तरीके से पेलता आया है, लेकिन कल वही केएल राहुल जो है वो 1 रन बना करके आउट हो जाता है। उसके बाद नीतीश राणा जो कि इसी दिल्ली के ग्राउंड पर पला है, बड़ा है, लेकिन वो भी कल 0 पर आउट हो जाता है और उसे रन आउट करता है बुमराह। और नीतीश राणा को रन आउट करने के अलावा कल के मैच में बुमराह साहब ने कुछ भी नहीं करा। एक ऐसा मैच जिसमें कि मुकेश कुमार 2 विकेट लेकर के चला जाता है, जिसमें कि लुंगी नगीडी भी दमदार बॉलिंग करता है। ऑल्दो विकेट तो एक ही मिलता है, दीपक चाहर को भी विकेट मिल जाता है, लेकिन बूम बूम बुमराह जिसने कि वर्ल्ड कप में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन इस आईपीएल में अब तक जो 2 मुकाबले हुए हैं उन दोनों ही मुकाबलों में बुमराह साहब को एक भी विकेट नहीं मिला। वो आपने पिछले मैच में भी देखा वानखेड़े में, वहां पर भी वो विकेट नहीं ले पाता है। और यहाँ पर वो पिच जिसके बारे में केविन पीटरसन बोल रहा था, इट्स अ टू पेस सरफेस, यहाँ पर बॉल जो है वो ग्रिप करेगी, जो बाउंस है वो काफी लो होगा, टारगेट यहाँ पर आराम से डिफेंड हो सकता है, लेकिन ऐसे ट्रिकी पिच पर भी बुमराह साहब जो है वो विकेट ले जाते हैं। और ऐसा सो कॉल्ड ट्रिकी पिच जो टू पेस था, जिसपे केएल राहुल नहीं चल पाया, नीतीश राणा आउट हो गया, जिस पर कि तिलक वर्मा पहली ही बॉल पर आउट हो जाता है। हालांकि सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा थोड़ा सा दम दिखाते हैं, लेकिन उनकी जो इनिंग थी वो ताबड़तोड़ इनिंग नहीं थी। ताबड़तोड़ इनिंग तो खेली है समीर रिजवी ने, जिसने पिछले मैच में भी डीसी को जिता दिया था, और यहां पर भी वो अपने उसी परफॉर्मेंस को रिपीट करता है। 90 रन मारता है, अच्छा खासा वो सेंचुरी को डिजर्व करता था, लेकिन मारने कूटने के चक्कर में 51 गेंदों में 90 रन बनाता है और आउट हो जाता है। और बैक टू बैक दूसरे मैच में वो मैन ऑफ द मैच बनता है। और मजे की बात यह है कि ये समीर रिजवी जो कि पहले सीएसके में था, लेकिन सीएसके वालों ने कभी रिजवी साहब की जो शक्तियां हैं उनका इस्तेमाल नहीं करा, और यही रिजवी साहब जिन्हें कि इस बार सिर्फ 95 लाख में खरीदा है डीसी की टीम ने, लेकिन वो जो पैसा है वो पूरी तरह से वसूल करवा दिया है समीर रिजवी ने। वहीं सीएसके वाले जिन्होंने आकाश चोपड़ा की बातों पर यकीन करके कार्तिक शर्मा या प्रशांत वीर इनके ऊपर करोड़ों फूंक दिए, लेकिन ये जो दोनों खिलाड़ी हैं, ये दोनों खिलाड़ी अपने उस प्राइस टैग को जस्टिफाई नहीं कर पाए हैं। ऑल्दो अभी सीजन की शुरुआत है, लेकिन जिस अंदाज में सीएसके की टीम खेल रही है, लगता नहीं है कि प्रशांत वीर और कार्तिक के ऊपर जो पैसा लुटाया है वो पैसा कहीं से कहीं तक वसूल हो भी पाएगा। वैसे सीएसके आज शाम को भिड़ेगी आरसीबी से बेंगलोर में, जहां पर कि आरसीबी का पलड़ा जो है वो थोड़ा सा भारी लग रहा है। खैर उस मैच पर हम थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे थे एमआई और डीसी की, जहां पर कि सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा इन दोनों की इनिंग पर भारी पड़ जाता है समीर रिजवी, और ताबड़तोड़ 90 रन मार करके डीसी को आराम से इस मैच में जीत दिला देता है। अब बात करते हैं कल का जो दूसरा मैच था जीटी और आरआर के बीच में। यह मैच बिल्कुल वैसा ही गया जैसा कि मेरा प्रेडिक्शन था। मैंने अपने वीडियो में कहा भी था कि वैभव सूर्यवंशी जो है वो फ्लॉप होगा, ऐसा मुझे आभास हो रहा है। हालांकि देखा जाए तो वैभव सूर्यवंशी ने 31 रन बनाए हैं, लेकिन जो उसकी रेपुटेशन है ना कि वो 15 गेंदें खेलता है, 50-60 रन मार जाता है, वैसा परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिला। वो 31 रन बनाता है, और मैच में सबसे ज्यादा कुटाई कौन करता है? मैच में सबसे ज्यादा कुटाई करता है ध्रुव जुरेल, वो 75 मारता है। उसका बखूबी साथ देता है जायसवाल, वो भी 50 मारता है। और इन दोनों ही जे यानी कि जुरेल और जायसवाल की आतिशी बल्लेबाजी की बदौलत आरआर की टीम 210 रन बना लेती है। और जैसे कि मैंने कल कहा भी था कि जीटी की जो टीम है उसमें कोई दमखम नहीं है, और ये बात आपने कल रात के मैच में फिर से देख ली, जहां पर कि अगर आप साई सुदर्शन की जो इनिंग है 73 रन की, उसे अगर आप हटा दें तो जीटी के बाकी के खिलाड़ी मिलकर के 131 रन ही बना पाते हैं। कहने को स्कोर कार्ड आपसे कहेगा कि 210 के जवाब में जीटी वाले 204 बना लेते हैं, सिर्फ 6 रनों से ये मुकाबला हारते हैं। बट ये जो 204 रन बने हैं जीटी के, इनमें से 73 रन तो अकेले साई सुदर्शन के हैं। साई सुदर्शन की इनिंग आप हटा दें तो बाकी के खिलाड़ी जिनमें कि जॉस द बॉस है, ग्लेन फिलिप्स है जो कि हवाई जहाज उड़ाता है, वॉशिंगटन सुंदर जो कि जीजी भाई के अकॉर्डिंग अक्षर पटेल से अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन ये वॉशिंगटन सुंदर जो कि एक्चुअली में एक ऑफ स्पिनर है। और आरआर की टीम में आपने देखा 3-3 लेफ्टी हैं, और इन 3 में से 2 लेफ्टी जो हैं वो तो ओपनिंग करने आए थे, वैभव सूर्यवंशी और जायसवाल, लेकिन सामने 2-2 लेफ्टी खेल रहे हैं। बट जीटी की टीम जिसमें कोच हैं आशीष नेहरा जो कि नारियल पानी पीते रहते हैं, उल्टी टोपी लगा करके 17 तरह के मतलब तिकड़म चलाते रहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में भी एक बात नहीं है कि सामने 2 लेफ्टी खेल रहे हैं तो हम एक ऑफ स्पिनर लेकर के आ जाएं। आपने एक नहीं, आपने 2-2 ऑफ स्पिनर खिलाए थे,
क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर के साथ-साथ ग्लेन फिलिप्स जो है वो भी ऑफ स्पिन कर लेता है, लेकिन आपकी टीम में 2 ऑफ स्पिनर थे, इसके बावजूद आपने एक बार भी ऑफ स्पिनर्स नहीं लगाए। नतीजा ये हुआ कि आरआर को जो है वो ताबड़तोड़ शुरुआत मिल गई। ऑल्दो वैभव सूर्यवंशी उस रिदम में नहीं था और अल्टीमेटली वैभव सूर्यवंशी स्पिनर के हाथों ही आउट हुआ है जब राशिद ने उसे आउट कर दिया। तो यहाँ पर बात यही निकल कर के आती है कि ये जो बड़े-बड़े लैपटॉप लेकर के बैठ जाते हैं, जो डेटा खंगालते हैं, क्या उन्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि सामने जब 2 लेफ्टी खेल रहे हैं तो हम एक ऑफ स्पिनर को लेकर के आए, उस ऑफ स्पिनर को जिसे कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच में जीजी भाई ने अक्षर की जगह खिलाया था। और मैंने तब भी कहा था कि यार वॉशिंगटन सुंदर एक नंबर का नूबड़ा प्राणी है और कल रात के मैच में ये बात जीटी के मैनेजमेंट ने खुद साबित कर दी। अब आप खुद सोचिए कि वो वॉशिंगटन सुंदर जिसके ऊपर उसकी आईपीएल फ्रेंचाइजी भरोसा नहीं करती है, उसके ऊपर जीजी भाई ने भरोसा करा था। और आपको अगर याद हो तो उस मैच में साउथ अफ्रीका ने हमें बुरी तरह से हरा दिया था। ऑल्दो ये बात अलग है कि साउथ अफ्रीका वाले खुद भी आगे कुछ खास नहीं कर पाए और हमने इसी ग्राउंड पर 255 रन बना करके फाइनल जीत लिया था। अब जब हमारी टीम ने 255 बनाए थे, आराम से टोटल जो है वो डिफेंड कर लिया था, वही चीज आपको यहाँ पर देखने को मिली। आरआर ने 255 नहीं, सिर्फ 210 रन बनाए, लेकिन ये भी उन्होंने डिफेंड कर लिए। ऑल्दो बाद में रबाडा और राशिद थोड़ी सी कुटाई करते हैं, बट ये जो रन थे ये काफी ज्यादा थे। लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी आरआर के कैप्टन रियान पराग की, उसने काफी अच्छे से बॉलर्स को यूज करा। तुषार देशपांडे जो ऐसे तो रन मशीन है, लेकिन उसने काफी बढ़िया बॉलिंग करी, फील्डिंग भी काफी अच्छी हुई है आरआर की तरफ से, जिस तरह से जोफ्रा आर्चर ने बाउंड्री पर कैचेस पकड़े थे। तो आरआर की टीम ने दम दिखाया और बैक टू बैक अपना दूसरा जो मुकाबला है वो जीत लिया। वहीं बात करें जीटी की टीम की, तो ये अपना पहला मैच हारे थे पंजाब से और कल ये अपने होम ग्राउंड में दूसरा मुकाबला भी हार चुके हैं। अब बात करते हैं आज जो डबल हेडर है, दोपहर में एसआरएच और एलएसजी का मुकाबला है हैदराबाद में, जहां पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अभिषेक जो है वो शायद आज फ्लॉप हो सकता है, बिकॉज सामने एडन मार्करम ऑफ स्पिनर है जो कि अपनी ऑफ स्पिन के जाल में ईशान को, ट्रेविस हेड को, अभिषेक को फंसाने के लिए बिल्कुल बेताब होगा। और आपको भूलना नहीं चाहिए जब टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच था तो उसमें ईशान किशन का विकेट ले लिया था एडन मार्करम ने, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर एलएचजी वाले पावर प्ले के अंदर एडन मार्करम को लेकर के आए। और मार्करम अगर बॉलिंग करने के लिए आता है तो अभिषेक को, हेड को और ईशान, इन तीनों को तकलीफ जरूर देगा और क्या पता वो एक विकेट लेकर भी चला जाए। हालांकि इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो मैच है ये एसआरएच का इस सीजन में पहला होम मैच है, तो वो अपने होम ग्राउंड में खेलेंगे, उन्हें कंडीशंस का अच्छे से पता है। और आपको अगर याद हो तो पिछले साल जब इसी ग्राउंड पर एसआरएच ने अपने कैंपेन का आगाज किया था तो 280 के ऊपर उन्होंने ठोक डाले थे। हालांकि बाद में आरआर की टीम चेस करने आती है और वो भी 250 के आसपास तो पहुंच ही जाते हैं। वैसे इसी ग्राउंड पर लास्ट ईयर एलएसजी ने एसआरएच को पेल करके रख दिया था, जिसमें निकी पी यानी निकोलस पूरन जो कि आजकल लगाता है अपनी फ्रेंचाइज को चूरन, लेकिन एसआरएच के सामने इस चूरन यानी कि निकोलस पूरन का बल्ला जो है वो दमदार तरीके से रन उगलता है। अब आज देखते हैं कि पूरन का बल्ला चलता है या नहीं चलता है, एडन मार्करम की फिरकी जो है वो चलती है या नहीं चलती है, या फिर अभिषेक, हेड और ये ईशान किशन ये दहाड़ते हैं या नहीं दहाड़ते हैं। अब एसआरएच और एलएसजी से चलते हैं सीएसके वर्सेस आरसीबी के मैच की तरफ। तो आरसीबी की टीम जिसने इस सीजन का पहला मुकाबला खेला था उसके बाद से वो लोग अच्छी खासी छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं। लगभग एक वीक की छुट्टी मनाने के बाद आरसीबी की टीम अपना दूसरा मुकाबला खेलेगी, जहां पर वो भिड़ेंगे सीएसके से। अब आरसीबी और सीएसके की जो राइवलरी है वहां पर पहले सीएसके का पलड़ा भारी रहता था, लेकिन अब आप तो देख ही रहे हैं सीएसके की टीम कितनी लचड़ पचड़ अवस्था में आ चुकी है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं अगर यहाँ पर आरसीबी एक तरफा रौंद करके चले जाए। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आयुष मात्रे या फिर ये जो शिवम दुबे ये थोड़ी सी टक्कर देंगे, लेकिन बाकी के जो खिलाड़ी हैं सीएसके में उनमें कोई दमखम दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, संजू सैमसन जो कि पिछले 2 मैचों से फ्लॉप गया है, हो सकता है कि 2 फ्लॉप इनिंग के बाद आज संजू सैमसन का बल्ला चल जाए, लेकिन इसके बावजूद मेरे को सीएसके से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि सीएसके एकदम फालतू टीम बन चुकी है। उनका जो कप्तान है गायकवाड़ वो एक नंबर का फालतू पदार्थ है, तो भाई टीम से क्या ही उम्मीद की जाए। तो आज का जो डबल हेडर है उसके बारे में मेरा प्रेडिक्शन ये है कि एलएसजी और एसआरएच के मैच में आज एलएसजी जो है वो जीत सकती है, वहीं आरसीबी और सीएसके वहां तो यार आरसीबी एक तरफा जीत जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। आपका क्या मानना है इन सारी ही बातों के बारे में? जिस तरह से जीटी की टीम सिर्फ साई सुदर्शन के बूते ही उतरी थी ग्राउंड में, क्योंकि साई सुदर्शन के अलावा बाकी किसी भी बल्लेबाज ने रन बनाने का कोई इंटेंट, कोई जज्बा दिखाया ही नहीं। हालांकि 204 बना जरूर लिए हैं, लेकिन फिर भी ये लोग हार गए। और 204 में से अगर आप साई सुदर्शन की इनिंग हटा दें तो बाकी के 10 खिलाड़ी मिलकर के सिर्फ 131 रन ही बना पाते हैं। और जब आप बॉलिंग करने आते हैं तो सामने लेफ्टी खेल रहे हैं, लेकिन आपकी टीम में 2-2 ऑफ स्पिनर होने के बावजूद आपने किसी भी ऑफ स्पिनर को इस्तेमाल ही नहीं करा, जायसवाल और सूर्यवंशी के सामने। तो क्या जीटी की टीम भी हारने के लिए खेल
रही थी। अब इस तरह की मतलब बचकाने ब्लंडर होंगे तो यार फिर डाउट जो है वो क्रिएट होना लाज़मी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आज़मी है। अब इन सारी बातों के ऊपर आपकी जो भी है प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से शेयर करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।